तो जंग का आज 19वां दिन है और ऐसे में तमाम अपडेट्स हम आपको दिखा देते हैं। इन 19 दिन में क्या कुछ हुआ है। इजराइल का गाजा पट्टी में भीषण हमला कल रात भी हुआ है। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी की गई है। वहीं टनल के रास्ते इजराइल में घुसने की हमास साजिश नाकाम हुई है। 24 घंटे में गाजा में 704 लोगों की जान गई है, जबकि गाजा में मरने वालों की संख्या 5700 को पार कर गई है। गाजा में मारे गए लोगों में करीब 2000 बच्चे बताए जा रहे हैं और भीषण तेल संकट वहां पर है। पानी की भी किल्लत है, बिजली नहीं आ रही है। इस बीच इजराइल ने कहा कि गाजा तक नहीं पहुंचने देंगे तेल। आईडीएफ चीफ का भी बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा कि गाजा में जमीनी हमले को वो तैयार हैं। साथ ही हमास ने कल के बाद कोई और बंधक नहीं छोड़े हैं। रिहा बंधकों का खुलासा है कि टनल के रास्ते उन्हें गाजा ले जाया गया था, जहां आईडीएफ ने गाजा में पर्चे बरसाए बंधकों की जानकारी देने की अपील की है। वहीं हमास के आतंकी ने फोन पर बातचीत का एक वीडियो जारी किया है और साथ ही पिता से आतंकी कह रहा है कि अब्बा मैंने 10 यहूदियों को मारा है। राफा क्रॉसिंग पर गाजा घुसने के इंतजार में 40 ट्रक खाद्य सामग्री के साथ खड़े हुए हैं। उनकी एंट्री नहीं हो रही है। इजरायल ने यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से इस्तीफा मांगा है। गुटेरेस ने कहा था कि बिना कारण हमास ने हमला नहीं किया। इजरायली विदेश मंत्री ने गुटेरेस से मुलाकात रद्द कर दी है। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री ने हमास हमले की तुलना मुंबई हमले से कर डाली है। वहीं हमास ने बंधकों की रिहाई का एक वीडियो जारी कर खुद को मानवीय दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन इजरायली फौज ने हमास के आतंकी का फोन टेप जारी करके हमास के चेहरे से मानवता की झूठी पट्टी को उतार दिया है। आतंकी अपने घर फोन कर गर्व से कह रहा है कि उसने 10 यहूदियों को अपने हाथ से मार डाला। तो सवाल यह है कि क्या इजराइल और हमास जंग का दायरा बढ़ सकता है। हिजबुल्लाह के इसमें कूदने और ईरान की धमकी से खतरा लगातार पैदा हुआ है। ऐसे में डर यह है कि जिस तरह अमेरिका खुलकर इजराइल के साथ है, वैसे ही क्या रूस भी ईरान के साथ आएगा। आज तक संवाददाता राजेश पवार तेल अवीव में मौजूद हैं। उन्होंने रूस यूक्रेन जंग के भी करीब से देखा है और थोड़ी देर पहले हमने राजेश से यही सवाल पूछा था। सरगेई लेवरोव बहुत सीजन डिप्लोमेट हैं। बहुत साल से वो विदेश मंत्री रहे हैं रूस के, और ईरान ने बहुत मदद की है रूस की यूक्रेन के अंदर। देखिए, जब कहीं से हथियार नहीं आ रहे थे, रूस ने ईरान ने चाहे वो शाहिद ड्रोन्स हो या दूसरे ड्रोन्स हो, बहुत बड़ी मात्रा में ड्रोन्स दिए हैं रूस को यूक्रेन युद्ध के लिए, जब उन्हें कहीं से एम्यूनिशन या मदद नहीं मिल रही थी। अब ये ईरान की प्रॉक्सी वॉर है अमेरिका के खिलाफ। जैसे अमेरिका की प्रॉक्सी वॉर यूक्रेन में रूस के खिलाफ थी, तो कहीं ना कहीं पाले बदल गए हैं, लेकिन तार जुड़े हुए हैं। रूस के, यूक्रेन के, इसराइल के, ईरान के, इनके सबके तार आपस में जुड़े हुए हैं, सिर्फ पाले बदल गए हैं। और मुझे लगता है जिस तरह से ईरान ने भरपूर मदद की थी रूस की यूक्रेन में, उसी प्रकार से अब मुझे लग रहा है रूस की बारी है। लेकिन मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि रूस के पास अभी वो कैपेबिलिटी नहीं है जो ईरान के पास थी। देखिए, ईरान फुल प्रोडक्शन कर रहा था अपने ड्रोन्स की, हर किसी चीज की, तो वो सप्लाई कर सकता था रूस को, बिकॉज उसका कोई युद्ध नहीं चल रहा था। लेकिन रूस के पास यहाँ अपनी कमी पड़ी हुई है। देखिए, चाहे हम कितनी बात कर रहे हो इस वक्त इजराइल और हमास के युद्ध की, लेकिन यूक्रेन में युद्ध थमा नहीं है, फुल स्विंग पे है। साउथ और ईस्ट यूक्रेन में इस वक्त पूरी जोरों पर लड़ाई चल रही है। दिन रात हजारों 155 मिलीमीटर आर्टिलरी के रॉकेट्स और बॉम्ब्स फायर किए जा रहे हैं। तो रूस के पास स्पेयर करने के लिए इस वक्त कोई एम्यूनिशन हथियार नहीं है। तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि अब किस प्रकार से रूस ईरान की मदद करता है। एक जो वो कर सकता है फॉर श्योर इज इंटेलिजेंस। वो इंटेलिजेंस सप्लाई कर सकता है ईरान को। वो उसके सीरिया में बेसिस है रूस के, वहां से थोड़ी मदद कर सकता है। लेकिन रूस की अपनी लिमिटेशन है, वो नहीं चाहता कि वो इसराइल के खिलाफ खड़ा हुआ दिखे।